नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके बच्चों से भीख मंगवाने की तैयारी है, भरोसा नहीं हो रहा है। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको भीख मंगवाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी और एससी के प्रोफेसर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है उसको एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। ये भी खबर बताऊंगा। साथ ही तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे पहले बात बहुजन समाज के हक अधिकार की। सोचिए, डॉक्टर रितु उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठी हुई हैं। हजारों एक दौर था जब एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने नहीं दिया गया, जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया। वर्ण व्यवस्था लागू था, मनुस्मृति लागू थी, संविधान लगा, संविधान आया, लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो जो लोग मजे मार रहे थे 50-60 के दशक तक उन्होंने मजे मारे और तमाम बड़े पदों पर नौकरियां की, उसी सरकारी स्कूलों से निकल कर गए, बड़े पदों पर आए। तब तक सरकारी संस्थाएं, सरकारी स्कूलें ठीक थी। लेकिन जैसे ही आजादी के मिड में 80 के दशक के आसपास, 70 के दशक के आसपास, जब एससी, एसटी, ओबीसी की बहुसंख्यक आबादी और 90 के बाद ओबीसी के लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने लगे, तो उनका सरकारीकरण खत्म करके प्राइवेटाइजेशन लाया गया। और सबसे बड़ी मार तो नौकरियों पर पड़ी। जब 90 के दशक में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, तब इन लोगों ने प्राइवेट शुरू कर दिया, एडहॉक बेसिस पे पढ़ाना शुरू कर दिया और नौकरियां ही खत्म कर दी। और सोचिए, जो गिने चुने नौकरियां, यूपीएससी की सीट घट रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में ओबीसी की 4 और एससी की 2 सीटें एनएफएस की गई। एनएफएस मतलब नॉट फाउंड सुटेबल। पहले कहते थे कि नॉट फाउंड, पहले लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पीएचडी नहीं थे। अब जब हो गए हैं तो उसको लिखते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। सुखदेव थोराट जब यूजीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी के जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सोचिए, पीएचडी में आपके बच्चों को नंबर काट दिया जाता है। पीएचडी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करेंगे तो वहां नॉट फाउंड सुटेबल। गलती से आप हो गए तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, दिलीप मंडल, रतनलाल की तरह, सूरज मंडल की तरह। और एडहॉक पर है तो अगर आपने थोड़ा भी अपने हक अधिकार की बात की तो आपको डॉक्टर रितु की तरह निकाल दिया जाएगा। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर आपको बोलना है, समझना है, और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपके साथ ये होता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपने समाज के हक अधिकार की बात उठाते रहिए। और सोचिए, मुझे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2-3 छात्र पीएचडी के ओबीसी के छात्र थे, इंटरव्यू से पहले मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमारा होगा, क्योंकि घोर संघी लोग बैठे हुए हैं। तो आपको पावर सेंटर से भगाया जा रहा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। और सोचिए, आईपीएल नहीं होता तो क्या होता, T20 नहीं होता तो क्या होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे बुरे दौर में हम लोग जा रहे हैं, और ये सब कुछ बीजेपी शासित बीजेपी के समय हो रहा है। खुद को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ों का। महिला आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी को इसलिए चुनाव हारना पड़ेगा कि न वो जाति जनगणना करवा रहे हैं, न वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में से कॉलेजियम खत्म कर रहे हैं। और जो मनुवादी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, सबसे ज्यादा सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है। सारे सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, चपरासी तक बनने देने के लिए तैयार नहीं है। और सब कुछ खत्म हो रहा है, प्राइवेट की जा रही है नौकरियां। ताकि आज एक शख्स का मैंने भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शख्स बोला कि जो लोग सरकारी नौकरियों को खराब कहते हैं, सरकारी कंपनियों को खराब कहते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी को चोर कहते हैं, उनसे पूछिए एलआईसी कौन चलाता है, एसबीआई जैसा बैंक कैसे बना, तमाम पीएसयू कंपनियां कैसे लाभ में आई। और कोई भी प्राइवेट बैंक क्या वैकेंसी निकालती है, फॉर्म निकालते हैं कि उसके यहां टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो फॉर्म निकालती है कि हमारे यहां वैकेंसी भर्ती कैसे होती है। सब साथ फूफा ताऊ देखकर भर्ती होती है।
तो ये सबसे विकट समस्या है। आप लोग नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपके बच्चों को फिर से पेशा, वो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं प्रजापति समाज के यहां, शेड्यूल कास्ट के लोग का जो जातिगत पेशा है उसको, उनको कहा जा रहा है कि यही कीजिए। लोन दिया जा रहा है। क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएम, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता मत बनाइए, जातिगत पेशा कीजिए। आप बताइए सफाई कर्मचारी जातिगत पेशा करके क्या कर लेगा? क्या हो जाएंगे उसके बच्चे? प्रजापति समाज के लोग क्या कर लेंगे? लकड़ी के काम करने वाले लोग, इलेक्ट्रिशियन के काम करने वाले लोग, कितना पैसा है, कितना सम्मान है, कितनी सैलरी देते हैं आप कारपेंटर को, कितनी सैलरी देते हैं आप प्लम्बर को? समझिए ये आपको गरीबी के गर्त में धकेलना चाहते हैं। इस देश के 90% आबादी को ये लोग लाचार, बेबस और मजबूर रखना चाहते हैं। ये आपको एसपी, डीएम, कलेक्टर, पीएम, सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं। सोचिए, अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन न हो संसद में तो वहां नहीं जाने देंगे, एमएलए एमपी नहीं बनने देंगे। ओबीसी की संख्या क्या हालत हो गई है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और आप नहीं बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये आरएसएस की सरकार है, ये संघियों की सरकार है, मनुवाद इसमें हावी है। खुलकर मैं कह रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का भी पाप कम नहीं है। ये कांग्रेस जहां जहां विपक्ष में होती है ना, वहीं वहीं इसके मीठे वचन आते हैं। जाति जनगणना पर यह आंदोलन नहीं चलाएंगे। यह आंदोलन चलाएंगे जब राहुल सोनिया को ईडी बुलाएगी। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आंदोलन नहीं चलाएंगे। और जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में, वहां भी ये ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार की किस तरह से अनदेखी हो रही है और बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा। पता नहीं ये लोग ट्विटर पर है भी कि नहीं है बहुजन नेता, ये लोग खबर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कुछ पता भी होता है कि नहीं होता इन लोगों को, किस बात की राजनीति करते हैं लोग, या खा के सो जाते हैं दिन भर। कुछ तो करते होंगे। मुझे तो एक भी एससी एसटी ओबीसी के नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का पता नहीं ये लोग ट्विटर पर है भी कि नहीं, सोशल मीडिया पर है भी कि नहीं, ये खुद लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं लिखते हैं। 24 घंटे इनको राजनीति करनी पड़ेगी अगर आपको बीजेपी से पार पाना है तो। आई कांट बिलीव कि हमारे नेता कर क्या रहे हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कहां है। कब तक डर के बैठे रहोगे? तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। फिर से तुम्हें जातिगत पेशा में डाल दिया जाएगा। हम भैंस चराएंगे, खेत जोतेंगे, सर के, आज भी हमारे ही लोग कर रहे हैं। इस देश में भिखारी बना दिया गया है। कितना पैसा मिलता है घर बनाने वाले मजदूर को? घर बनाने वाले मजदूर शहर में, घर में उनके पास घर नहीं होता है। जो घर बनाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। वो घर बन गया, फिर कोई दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। क्या हालत है इस देश में टॉयलेट क्लीनर की, प्लम्बर की, सफाई कर्मचारी की, इलेक्ट्रिशियन की, किसानों की, मजदूरों की। पूरी दुनिया में यह काम होता है, लेकिन वहां सम्मानजनक पेशा है। यहां जो डिलीवरी बॉय, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, घूम रहे हैं, जो ड्रॉप आउट हो गए, 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं। मैं स्टोरी करूंगा इन सब चीजों पर। क्या कर लेंगे आप 10-15 हजार रुपए कमा के? अमेरिका में, लंदन में, तमाम देशों में महंगाई वहां के बराबर हो गई है, यहां यूरोप की तरह, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। 2-2 लाख, 3-3 लाख वहां का जो केएफसी और मैकडोनल्ड और तमाम जगह पर जो दुकान में बच्चे 4 घंटा काम करते हैं, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का महीना कमाते हैं। कल मैं बात कर रहा था रोहिणी घाबरी से, वो बता रही थी कि आप आराम से यहां 5 घंटा 6 घंटा पार्ट टाइम जॉब करके आप कम से कम सालाना 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ये नया सगुफा छोड़ दिया है। अब कनाडा में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग जा रहे थे, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप एससी एसटी ओबीसी के हैं तो आपको विदेश नहीं जाने देंगे। ये सब कुछ पर आपको बात करनी पड़ेगी। सब कुछ जानबूझ के बैठ के होता रहता है और आप लोग चुप रहते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं, आपके साथ होता रहेगा। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से नौकरियां बंद हो गई जब से रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी का। एडहॉक कर दिया, और एडहॉक में भी कोई एससी एसटी चला गया, अगर वो अपने सामाजिक अधिकारों के लिए जागरूक है, कोई डॉक्टर रितु है, लक्ष्मण है, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं। पता नहीं लोग किस ग्रह से आते हैं।
सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा है सवर्ण समाज के जो गरीबी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं। ये लोग कहते थे आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है। अब कहां गया आपका आरक्षण से मेरिट का कत्ल का बयान, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्णों को आरक्षण मिल गया? दरअसल ये लोग सवर्णों के आरक्षण, सवर्ण समाज आरक्षण विरोधी नहीं है, वो बहुजन समाज का आरक्षण विरोधी है। ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये आज क्यों नहीं बोल रहे हैं महिलाओं का आरक्षण मिल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मेरिट का कत्ल हो रहा है? बोलने लगेंगे अगर SC ST OBC महिलाओं को उसमें आरक्षण मिल जाए तो। ये तब तक आरक्षण के खिलाफ थे जब तक सवर्ण समाज को आरक्षण नहीं मिला था। ये लोग मेरिट के पक्षधर नहीं थे, आरक्षण के पक्षधर हैं ये लोग, बस शर्त कि इनको आरक्षण मिले। हमेशा तो आरक्षण इन लोगों ने लगा रखा था बिना कानून के। मंदिर में इनका आरक्षण है, पढ़ाई लिखाई में इन्होंने आरक्षण कर रखा था, बिजनेस में इन्होंने जाति के नाम पर आरक्षण कर रखा था। अब नहीं बोलिएगा आप लोग तो वो दिन दूर है जब आपके आने वाली नस्लें मजदूर, लाचार और बेबस बना दी जाएंगी। जो समाज सड़कों पर नहीं आएगा संवैधानिक तरीके से, जो समाज आवाज नहीं उठाएगा, जीव नहीं चलाएगा, जुबान नहीं चलाएगा, वो लाचार, बेबस और मजदूर हो जाएगा। आपके लिए एकदम बैन कर दिया गया है वो नौकरियां जहां से आपकी किस्मत बनती है। आप बनिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, मजदूर हो जाइए। पहले तो अब तो चपरासी बनने देने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस किया जा रहा है, उसका संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग संविधान के नाम पर तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो वहां बैठकर जातिवाद करने लगते हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसी संविधान की वजह से आप वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर, SP, DM बन रहे हो, और वो संविधान सबके पास पहुंचने दो। नॉट फाउंड सुटेबल पक्का बेईमानी है। ये इतने जातिवादी लोग हैं, पता ही क्या करते हैं इंटरव्यू में, सबकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मुझे अपने जात का कैंडिडेट चुनना है तो मैं पूछूंगा, तुम अपने मामा जी, मतलब मुझे कोई कैंडिडेट अपनी जात का मिल गया और उससे मुझे नौकरी देनी है, तो मैं उससे पूछूंगा तुम अपने मामा जी का नाम बताओ, वो बता देगा, आसान है, सब अपने मामा जी का नाम जानते हैं। उससे पूछेगा चाइना की स्पेलिंग बताओ, वो भी बता देगा, आसान है। पूछेगा नेपाल की स्पेलिंग बताओ, वो भी बता देगा, आसान है। ये UPSC के एग्जाम में होता है। और अगर वो उसकी जाति वाला नहीं है तो इंटरव्यू में कहेगा चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ, मेरे मामा जी का नाम बताओ। भैया हम आपके मामा जी का नाम क्या जानने गए? ये इंटरव्यू सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इसकी रिपोर्टिंग, इसका कैमरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ये बहुत शातिर लोग हैं, मनुवादी लोग। सोचिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा कब जगेंगे, कब बोलेंगे। दुनिया में कहीं नहीं होता होगा कि अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ इतना नाइंसाफी। अद्भुत है भाई साहब, अद्भुत। शब्द नहीं है मेरे खिलाफ। मतलब 90% आबादी में प्रोफेसर के लिए नॉट फाउंड सुटेबल लिख रहे हैं। इस देश में ये सब कुछ बेईमानी हो रहा है। जहां मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि कोई सीट वैकेंट नहीं होना चाहिए, कोई कट ऑफ नहीं तय होगा। जो सीटें हैं ऊपर से भरिए, जो SC ST की सीटें हैं भरिए, OBC की सीटें हैं भरिए। सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी। बहुजन समाज के नेता, SC ST OBC किसानों के नेता या तो कुरमगज हैं, या उनको कुछ नहीं पता, या डरपोक हैं, या उनका अपना पेट इतना बड़ा है कि उनको समाज की चिंता नहीं है। उनको नहीं पता है जिस दिन उनका समाज धीरे धीरे फिर से गुलाम हो गया, तो वो आज जो गुलामी तो वो झेल ही रहे हैं, कल उनके गले में पट्टा डाल दिया जाएगा। जो समाज जिस समाज की राजनीति, सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती है, उसकी राजनीति भी नहीं चलती है ज्यादा दिन। लिख लीजिए आप लोग। OBC के लोग तभी राजनीति में जाने लगे जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पढ़ने लिखने लगे। SC ST के लोग तभी राजनीति में गए जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलवाया। इस देश के बहुजनों को बोलना पड़े। मुझे बस एक ही बात की खुशी है कि नेशनल दस्तक को 25 से 35 साल के युवा सबसे ज्यादा संख्या में देखते हैं। तो ये सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचिए, तमाम खबरें बताऊंगा, उसके बाद एक एक खबर बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। और इस देश के लिए कितना जरूरी है डाइवर्सिटी, जब हर जाति धर्म के लोग,
हर तरह के प्रोफेशन में आएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, स्पोर्ट्स में, तो कितना देश तरक्की करेगा। हर धर्म के भगवान, हर धर्म के सुपरमैन कहते हैं, जो भगवान है उनके या जो उनके आदर्श है, वो कहते हैं कि गरीबों के साथ खड़ा हो, शोषितों के साथ खड़ा हो, वंचितों के साथ खड़ा हो, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ खड़ा हो। हर धर्म कहता है ना, यही इस देश का संविधान कहता है, सोशल जस्टिस, जो शोषित वंचित है उसको न्याय दो। लेकिन सोचिए, जो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार लोग, जो जाति का लाभार्थी है वही धर्म का ठेकेदार है। हर धर्म के एससी, एसटी, ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है। ये देखिए, ये मैं बताता हूं कुछ खबर। ये देखिए, ये पुलिस वाले के हाथ में पट्टी बंधी है। ये आगरा में एक सत्संग आश्रम बना हुआ था, वहां अतिक्रमण था जमीन का, उसको पुलिस बुलडोजर चल गया, तो उनके समर्थकों ने पुलिस वाले को, पत्रकारों को, महिला पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा है, कूटा है। और ये जो डंडा देखिए, इसमें कील लगा हुआ है। सोचिए, कोई मुसलमान, दलित, पिछड़ा होता, उनके तो घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, वो बचाने नहीं आते हैं। तो ये स्थिति है यूपी में, आगरा की खबर है ये। और आज पूना पैक्ट के खिलाफ बंगाल में देखिए, बहुजन समाज आम आदमी जग तो रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आ रही है। आज भी कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है। सबसे ज्यादा जातिवाद की जड़ें गहरी है, सोचिएगा जरूर। खैर, धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में ओबीसी की 4 और एससी की 2 सीटें एनएफएस की गई, नॉट फाउंड सुटेबल। इनको कोई मिला ही नहीं। मतलब क्या बताऊं मैं, ये वो तस्वीरें, ये देखिए। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चल जाता है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और सोचिए, यूपी में बता रहा हूं, यूपी में कैसे चुनाव मैनेजमेंट होता है। 75 जिले हैं, 10 जो डीएम हैं वो ओबीसी के हैं, उसमें भी जाट, गुर्जर, कुशवाहा और यादव नहीं है, एकदम नो। शेड्यूल कास्ट के 10 हैं, एससी एसटी मिलाकर 10, और 20 ब्राह्मण समाज के हैं, और 21 डीएम ठाकुर समाज के हैं। योगी जी के कौन है वो लोग जो 54 यादव एसडीएम की खबरें चलाता था, उस पर तो एफआईआर होनी चाहिए। और ये है आप ही के समाज के, देखिए तस्वीर देखिए, ये 2 युवा मंडल आर्मी के लोग हैं जो पूरे यूपी में जाति जनगणना को लेकर कैंपेन चला रहे हैं, गाड़ियों में सोते हैं। ऐसे लोगों को संसद भेजिए जो आपके तकलीफों को समझते हैं, जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं एकदम कहने के लिए मजबूर हूं कि इस देश के बहुजन समाज के जो नेता हैं वो या तो आलसी हैं, कामचोर हैं, या नासमझ हैं, या डरपोक हैं, या लालची हैं, स्वार्थी हैं। आज के समय में कोई खबरें छुप रही है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ट्वीट नहीं करते हैं लोग। पता नहीं किस, खाली चुनाव के दिनों में लोग राजनीति करते हैं। नहीं हरा पाइएगा बीजेपी को, सिर्फ चुनाव के दिन आप राजनीति करेंगे तो। 365 दिन 24 घंटा मोदी जी राजनीति करते हैं। सारे संवैधानिक हक अधिकार छीने जा रहे हैं। और अब कुछ बात, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है सोचिए। आज गिल किसान समाज से आते हैं, शतक लगाया। सूर्य कुमार यादव हाफ सेंचुरी, कभी मोहम्मद शमी 5 विकेट लेता है, कभी कुलदीप यादव 5 विकेट लेता है, कभी सिराज 5 विकेट लेता है। ऐसे तब टीम इंडिया जीत रही है ना। एक समय था जब इस देश में एक ही जाति के लोग 10-10 लोग, 7-7 लोग भरे होते थे। जब भारतीय टीम में डाइवर्सिटी आई, कपिल आए, धोनी आए, विराट आए, काम्बली आया, तब जाकर टीम जीतने लगी। सचिन को वनडे में पहली सेंचुरी बनाने में 80 मैच लग गए थे। जो महान, जिनको दुखी, उनको कितना मौका दिया गया। और विनोद काम्बली के साथ क्या हुआ। सचिन को वनडे में पहली सेंचुरी बनाने में 80 मैच लग गए थे। 80 मैच बाद पहला सेंचुरी आया था। कौन लोग इतना मौका देता है साहब। 5 साल लगे उसे पहले वनडे सेंचुरी बनाने में, 5 साल बाद, जबकि वह सिर्फ बैट्समैन ही था। फॉर्म अच्छा हो या बुरा, वह कभी टीम से नहीं निकाला गया। बेफिक्र, टेंशन फ्री रखा बोर्ड ने उसे। काश सूर्य कुमार यादव को समय पर मौका मिलता और शुरू से प्रिविलेज मिलता। काश विराट कोहली को बेफिक्री मिलती। सोचिए, ये स्थिति, 80 मैच बाद पहला सेंचुरी, और सूर्य कुमार यादव को कहा जा रहा है कि ये खेलने लायक नहीं है। सूर्य कुमार यादव को 30 साल की उम्र में डेब्यू कराया गया। 10 साल तो उनका क्रिकेट कैरियर ही बर्बाद किया गया।
तो ये तमाम खबरें हैं। आज चूंकि मैच है तो इसलिए ये सारी बातें मैं फिर कह रहा हूं, ये सब बातें करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपके खिलाड़ी विनोद कांबली के साथ क्या हुआ, जानबूझकर उनके कैरियर को चौपट और बर्बाद कर दिया गया। फॉर्म में जब कोई SC ST OBC 5-5 विकेट ले, सेंचुरी मारे, तो उसको आराम दे दिया जाता है। वो कहता है मैं खेलना चाहता हूं, तो नहीं, तुम आराम करो। सोचिए आप, सूर्य कुमार यादव, क्रिकेट्स अल्टीमेट गेम चेंजर, द एब्सोल्यूट बेस्ट फिनिशर, कैपेबल टू टर्निंग द, सोचिए रिंकू सिंह को मौका नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम खबरें जो, ये सोचिए किस तरह से उन्होंने शांत, वनडे इंटरनेशनल में अगर कोई 300 रन पीटेगा तो सूर्य कुमार यादव ही पीटेगा। ये बात BCCI की सबसे ज्यादा कमाई भी सूर्या के कारण हुआ। जिस मैच में खेलता है उसके व्यूअरशिप 50% तक बढ़ जाते हैं। वह धीरे खेलता है तो पब्लिक इंतजार में देखती है और गाली देती है, फिर बल्ले से आग निकलने लगती है तो आग देखते हैं और जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं चलता है तो अफसोस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब जब वो है तो वही है, बाकी साइड शो है। सूर्या वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा एंटरटेनर है। अभी टीम के मैनेजर सोच रहे हो कि सूर्या बहुत थक गया, आप कुछ मैच आराम करा देते हैं। यही चल रहा है। सूर्या जैसे प्लेयर को टेंशन में नहीं रखना चाहिए। टीम की उसकी जगह पक्की करो, जब उसका बल्ला चल रहा हो तो लगातार खेलने दो। अभी उसको हमेशा लास्ट 10-15 ओवर दोगे, ताकि 300 कैसे बना पाएगा। सोचिए, किसी ने, गौतम गंभीर ने कहा कि अगर धोनी को दूसरे नंबर पर बैटिंग कराया जाता तो वो सबसे ज्यादा सेंचुरी बना चुके होते। कई तरह का जातिवाद है, कई तरह से उसको डैमेज किया जाता है, समझिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग और किसी दल की नीति को तब पहचानिए जब वह सरकार में हो। कांग्रेस और के OBC के बारे में हाल के बयान बहुत सुंदर और मधुर हैं, पर उसे बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने में कौन दिक्कत दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस देश में हर किसी को जाति के एंगल से देखेंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी साबित होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।